ठीक है। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, एयर माउथ से टेस्ट ट्यूब में जहाँ लाइम वाटर, ठीक है। अब लाइम वाटर बहुत ही इजी है। लाइम वाटर जब आप फूकते हो ना तो आपके माउथ से जब एयर निकल रही है तो एयर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके रेस्पिरेशन के बाद वाले आ रहे हैं, यानी कि मेजर प्रोडक्ट क्या है आपका सर, CO2। यही तो रेस्पिरेशन के बाद हम निकालते हैं, तो CO2 जा रहा है कहाँ पर, लाइम वाटर के अंदर। क्या हो जाएगा, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लासिक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ही लाइम वाटर को मिल्की करने वाला है, ठीक है। ये तो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, तो बायो का है भी नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और क्या बोला, किडनी तो बताइए, ठीक है। इनके बारे में आपको अगर अच्छे से जानकारी नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सही ऑप्शन क्यों है और उसके हिसाब से हम देखेंगे उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किडनी से जो है यूरिन प्योरीफाई, बेसिकली ब्लड प्योरीफाई होता है, फिर जो यूरिन है वो यूरेटर में जाता है, फिर यूरेटर से जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर आखिरी में जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ पाइपलाइन है। पाइपलाइन समझ में आता है, जो चीज लेकर के जाती है पाइपलाइन, ये वो है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज है, जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा है आउट, क्या बोल सकते हो आप, आउटवर्ड एजेंट है ना, जो चीज बाहर निकालने के काम है, बेसिकली आउटवर्ड। जो यूरिन को बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन है वो यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब किडनी से ब्लड है, प्योरीफाई हुआ, उसके बाद जो यूरिन है वो यूरेटर में गया, यूरेटर यानी पाइपलाइन से वो जाता है कहाँ पर सर, वो जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर में स्टोर होगा, ब्लैडर की कैपेसिटी है वहाँ तक वो स्टोर होगा। फिर ब्लैडर बोलने लगेगा कि नहीं भाई साहब अब और ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लिमिट फुल हो चुकी है। फिर आप जाते हो वॉशरूम में, फिर वो ब्लैडर से ट्रांसपोर्ट होता है आपका यूरिन आपके यूरेथ्रा में, ठीक है। और वो यूरेथ्रा से आप यूरिन पास करते हो बेसिकली, है ना। तो ऑर्गन ज़रूरी हैं बाहर निकालने के लिए भी, पाइपलाइन भी ज़रूरी, तो हर चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। आप हर बॉडी पार्ट या हर सेल के बारे में बात करें ना तो एनर्जी रिजर्व जरूर होती है। अब वो किस फॉर्मेट में एनर्जी रिजर्व हो रही है ये भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की एनर्जी फॉर्मेट करके रखता है, स्टोर करके रखता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ऑटोट्रॉप्स किस पार्ट यानी कि किस टाइप में आपकी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को स्टार्च के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं एनर्जी, ठीक है। और ये आपको इसके एक्सपेरिमेंट से भी पता चल जाएगा। जब आपने ग्रीन लीफ एक्सपेरिमेंट लिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें एक सारे ग्रीन लीव्स होती थी, है ना, इस तरह की ग्रीन लीफ होती थी, ठीक है। और फिर इसके कुछ ग्रीन पोर्शंस होते थे और फिर कुछ वाइट पोर्शन और फिर ऐसे कुछ ग्रीन पोर्शन। फिर यहाँ पर क्या होता था सर,
इसको निकाल के रख देते थे, एक अंधेरे कमरे में रख देते थे, और फिर अंधेरे कमरे में रखने के बाद फिर वो देखते थे, एक ब्लैक पेपर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा कि सर इसका जो पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस करके जो भी मटेरियल बना होगा वो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो सारा कुछ यूटिलाइज हो जाएगा। फिर क्या करते थे, ब्लैक पेपर चिपका के इस लीफ को बाहर रख देते थे। बाहर रखने के बाद फिर क्या करते थे सर, जितने भी आपके जो ब्लैक पोर्शन था ना, इसको निकाल करके इसके ऊपर आप आयोडीन ड्रॉप डालते थे। आयोडीन ड्रॉप यानी कि ये ब्लू कलर की ड्रॉप। अब ये ब्लू कलर की ड्रॉप जब डालते थे तो ब्लैक वाला जो पोर्शन जिस पर ब्लैक पेपर चिप आपने लगाई थी उसमें कुछ नहीं होता था, वो ब्लू ड्रॉप जो है उससे कुछ नहीं होता था, बट ये जो होता था वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाता था, जो अलग ग्रीन ड्रॉप है इसके ऊपर। ये क्यों हो जाता था सर? क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता था, और स्टार्च क्या करता है, आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर में दिखा देता है, आयोडीन टू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर चुके, बचपन से करते हुए आ रहे हो, ये इसलिए करते हैं हम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। देख क्वेश्चन, which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Mouth, stomach, small intestine, esophagus, large intestine. Mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine. Mouth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व भी करने की जरूरत है क्या? इसको याद ही है हमको सर, यहाँ से स्टार्ट करना है। माउथ तो पहला ही आ गया, खाना तो पहले माउथ में ही आता है। ईसोफेगस फूड पाइप, फिर आता है स्टमक, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्टमक से जाता है सर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन में, फिर जाता है सर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर। देख लो खाना कहाँ से कहाँ जाता है सर, माउथ में जाएगा, फिर जाएगा ईसोफेगस में, फिर जाएगा स्टमक में, फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही से दिख रहा है? सर 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 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला। डी वाला ऑप्शन आंसर है उसका। देखो यही है ना, माउथ है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद फिर वो बॉडी से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। In salivary amylase is lacking the saliva, which of the following events in mouth cavity will be affected? अगर salivary amylase is lacking the saliva, salivary amylase जो है उसमें सलाइवा नहीं है बेसिकली, ठीक है, सलाइवा तोड़ने वाला जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, इज लैकिंग सलाइवा, सलाइवा नहीं है उसमें। Which of the following events in the mouth the cavity will be affected? ठीक है, अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है तो, उसमें सलाइवा नहीं है तो बेसिकली प्रोटीन breaks down into amino acid, starch is breaking down into sugar, fats breaking down into fatty acid, glycerol, absorption of vitamins। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है, क्या बेसिकली आपका इवेंट कौन सा है जो रुक जाएगा, बेसिकली इफेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स जो है वो इम्यूनो एसिड में बनना बंद हो जाएंगे, स्टार्च जो है वो शुगर में बनना बंद हो जाएगा, फैट्स जो है वो फैटी एसिड में बनना बंद हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इन चारों में से आपको चूज करना है कि अगर सलाइवरी अमाइलेज में स्टार्च नहीं हुआ, बेसिकली यहाँ पर सलाइवा नहीं हुआ, अगर सलाइवा नहीं है तो फिर क्या हो रहा होगा। मेन सलाइवा नहीं है, देखो माउथ में अगर सलाइवा नहीं है, सलाइवा ही डाइजेशन करता है, और सलाइवा नहीं है पहले की टाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउथ में पहले क्या होता है, क्या डाइजेस्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है जो डाइजेस्ट होता है। तो फिर बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं वैसे एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर प्रोटीन तो नहीं हो रहा होगा अमीनो एसिड में, ठीक है, क्योंकि वो फर्दर जाकर के होता है। फैट्स जो है वो फैटी एसिड में ये भी नहीं हो रहे होंगे,
एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ये भी नहीं होता है, ये एब्जॉर्प्शन वाला काम भी नीचे होता है। सिर्फ सर एक चीज सही लग रही है, वो है हमारा स्टार्च इनटू ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सर? बी वाला ऑप्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि बिना इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है। कभी आप खाना खाते हो ना, तो अगर आप टाइम लगा के उसी खाने को खाओ तो कुछ टाइम बाद आप चबाते जाओगे ना, उसके बाद फिर आपको वो खाना मीठा लगने लगेगा, ठीक है। ऐसे रोटी खाते हो तो कभी कर कोशिश करना कि थोड़ा एक कोर लो, उसके बाद फिर उसको मुंह बंद करके अच्छे से चबाओ उसको। थोड़ा टाइम चबाने के बाद आपको वही रोटी का जो स्वाद है वो मीठा होने लगता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है उसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है उसको हम अपने माउथ में ही क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और आपकी सलाइवा में उतनी ताकत होती है। तो अगर सलाइवा बेसिकली नहीं हो, सलाइवरी ग्लैंड से आपके नहीं निकलेंगे सलाइवा, बेसिकली एंजाइम नहीं निकलेगा, तो वो क्या नहीं होगा, ये चीज़ टूटेगी नहीं, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज जो नहीं निकलेगा, उसमें सलाइवा नहीं होगा, तो ये चीज़ टूटेगी नहीं। तो वो टूटेगी नहीं तो वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हमें याद रखना है, खाना मीठा होता है वो मुंह में होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है सर, स्टार्च जो है वो शुगर बन रहा है, शुगर मीठी होती है, इसलिए आपको याद हो जाएगा, आप यहाँ से माउथ में ही चीज़ें मीठी हो सकती हैं, है ना। खाना खाते हैं हम प्रॉपरली खाएंगे तो फिर हर खाने को प्रॉपरली हम बचा भी सकते हैं, इसलिए बोलते हैं टाइम लगा के खाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर पढ़ते हैं, few drops of iodine solution were added to rice water। राइस वाटर को में थोड़े few drops डाले आपके आयोडीन सोल्यूशन के। The solution turned blue black in color, this indicates the rice water contains। ठीक है, बताओ बेटा क्या होगा इसमें, राइस वाटर में क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर में आयोडीन को कन्वर्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको सर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होंगे उसमें, सिंपल प्रोटीन होंगे, फैट्स होंगे, स्टार्च होंगे। मुझे तो मालूम है स्टार्च होगा, आप देख लो। अब मुझे तो मालूम है स्टार्च होगा, आप देख लो। अब हाँ सर स्टार्च होगा। क्यों स्टार्च होगा? अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट देखा था, क्या किया था, स्टार्च था तो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया वो, है ना। फोटोसिंथेसिस का टेस्ट होता है, इसी से वो करते हैं। और अब राइस जो है वो तो फेमस ही है, स्टार्च वाटर है बेसिकली। राइस को जब आप बोलते हो ना तो जो वाटर बच जाता है, कभी उसको पी के देखना थोड़ा सा नमक डाल करके, वो एक थोड़ा अजीब सा टेक्सचर होता है उसका, थोड़ा सा एकदम स्लॉथी टेक्सचर होता है। वो एक्चुअली में क्या है, वो स्टार्च है। और कभी कभी इसी स्टार्च वाटर को यूज़ करते हैं साउथ इंडिया में, जो आपके बेसिकली लुंगीज वगैरह होते हैं ना, जो क्लॉथ होते हैं, मेल्स पहनते हैं जनरली, और इवन फीमेल्स भी पहनते हैं, उनको उसको डिप करते हैं उसको, ताकि वो प्रॉपरली फ्लेक्सिबल हो जाए, वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है उसका जो फैब्रिक होता है, तो वो स्टार्च वाटर से ही होता है। तो वो स्टार्च जो है वो उसी से मिलता है आपको। राइस को उबालते हो आप, जो वो वाटर बच जाता है वो स्टार्च वाटर ही होता है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट की तरफ बढ़े, आओ चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आ गई एरोबिक रेस्पिरेशन की बारी। एरोबिक का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो। क्या हो? प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई। अब जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होगा तो फिर जो प्रॉपर एनर्जी मिल रही होगी और प्रॉपर सारे फंक्शंस चल रहे होंगे, ये समझ लो, ठीक है। अब हमको इनमें से चूज करना है कि प्रॉपर फंक्शंस किस में आए होंगे। देखो इधर यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन है, आपका सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरुवेट, साइटोप्लाज्म, CO2 और H2O और एनर्जी। ग्लूकोज में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, पाइरुवेट बना, साइटोप्लाज्म में CO2 बना, H2O बना और एनर्जी निकली, पहला वाला ऑप्शन। सेकंड है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट बना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2O प्लस एनर्जी निकली, ठीक है, ओके। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में था, पाइरुवेट बना, एनर्जी निकली, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया, CO2 और H2O निकला। ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म में, पाइरुवेट और एनर्जी निकली, माइटोकॉन्ड्रिया में गया, CO2 निकला, H2O निकला और एनर्जी निकली, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से देख लो कि एनर्जी सब में निकल रही है, ठीक है। तो हम बेसिकली काम तो हमारा एनर्जी वाला ही है ना। इन सब में आपको एनर्जी निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। बट इसमें चूज करना है आपको जो बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये तो दो ऑप्शन ही अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कोई एनर्जी का ही वेरिएशन नहीं है, एनर्जी नहीं है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी प्रॉपर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है आपका, क्या है? पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में सर यहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ रिलीज हो रही है, बट साइटोप्लाज्म में नहीं हो रही है। तो और यहाँ पर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पाइरुवेट बन रहा है बट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो गलत हो गया।
यहाँ पे भी ग्लूकोज, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक्शन कर रहा है, पहले एक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करते ही नहीं, हमको भी पता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, यहाँ तक तो सही जा रहा है। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में सर कोई भी एनर्जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाता है? लास्ट वाला। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर फर्दर एनर्जी, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस होता है आपका। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सबसे सही है, बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली once during one cycle of passage through the body is exhibited by labio, chameleon, salamander, hippocampus, exocetus, anubis, hyla, rana, draco, whale, dolphin and turtle। आपको इन चारों में से चूज करना है। क्या बोला है वो? सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो, सिंगल सर्कुलेशन, एक बार प्रॉपर पूरा ब्लड फ्लो होगा थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। हार्ट से सिर्फ एक ही बार वो पूरा का पूरा ब्लड निकलेगा, ठीक है। तो अगर सिंगल सर्कुलेशन है तो ऐसे कौन सा एनिमल है जिनमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को आपको मिलेगा? तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बस इसमें ये समझ में आ जाना कि बेसिकली आपको बस ये समझ में आ जाए कि कौन से ग्रुप के हैं, तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेबियो, कैमेलियन, सैलामेंडर, ठीक है। हाइला, राना, ड्रेको, ठीक है। ये आपका वेल, ये तो मैमल ही हो गया, डॉल्फिन और टर्टल। तो देखो ये जो आपका एक भी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना इसमें मैमल है, तो डबल सर्कुलेशन वाली बात आ जाती है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप कैंसिल कर दो, ठीक है। हाइला, राना, फ्रॉग आ गया, एम्फीबियन, इसमें भी नहीं होता है, हटाओ। ये देखो लेबियो, कैमेलियन, सैलामेंडर, ये भी आ गया एम्फीबियन में, हटाओ। आखिरी एक ही ऑप्शन बचता है आपका, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस एंड एनाबस। इनमें आपको देखने को मिलता है क्या? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। आगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको दिखने लग जाएगा। ये क्वेश्चन की जितनी हमने क्लास में जितने अच्छे से समझा था, ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पकड़े हुए हैं अभी भी, तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, आओ नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू cramps among cricketers. This result due to conversion of pyruvate to ethanol, conversion of pyruvate to glucose, non-conversion of glucose to pyruvate, conversion of pyruvate to lactic acid। ठीक है, आप conversion of pyruvate to lactic acid, conversion of pyruvate to glucose, non-conversion, ये चारों ऑप्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू क्या है, करेक्ट दिख रहे हैं ना, सारे एकदम पास पास है। पायरुवेट इथेनॉल में बन जाएगा क्या? अब ये बात ही हमारी बॉडी इथेनॉल बना नहीं सकती, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। अब आपके देखो यहाँ पे क्रैम्प्स की बात जब भी आती है ना, क्रैम्प्स की बात, तो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग में क्रैम्प्स नहीं आते हैं। जब भी आप कुछ एक्सर्शन वगैरह करते हो और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तभी क्रैम्प्स कभी आते हैं। तो ये तो ऑक्सीजन की कमी, ये जब ऑक्सीजन पूरे होते हैं तब ग्लूकोज बेसिकली आपका पायरुवेट जो है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। अच्छा यहाँ पर देखो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज बोल रहा है, ग्लूकोज में नहीं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, उल्टा दिखा रहा है यहाँ पे। तीसरा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ठीक है, ये भी नहीं है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये थोड़ा सही लग रहा है कि कन्वर्जन ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ना बदलता है, बट ऐसा तो नहीं होता है, ये भी कैंसिल हो गया। आखिरी ऑप्शन बचता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यही है आपका सही आंसर। लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो है वो पेन चालू होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से पेन चालू होता है। अब ये एक्चुअली में क्या है, इसको बेसिकली समझने की क्या ज़रूरत है। ये जो लैक्टिक एसिड की बात हम कर रहे हैं ना, जब भी हम अपने पेरेंट्स को देखें ना, तो जो थोड़ी एज में आने के बाद फिर वो जब काम से थक के आते हैं ना, तो उनके पैरों में क्या हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड जो है ना वो जम जाता है बेसिकली, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं, भाग दौड़ी वाला कोई काम कर रहे हैं, ये चल रहे हैं फिर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या उनके बॉडी में ये लैक्टिक एसिड जनरली हमारी मदर्स को हो जाता है, कहीं वो घर पे काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं,
तो वो लैक्टिक एसिड जम जाता है। अब वो बोलते हैं ना कि पैर दबाने के लिए बार बार, तो इसलिए बोला जाता है कि वो जो दबाते हैं तो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड वापस क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो जब तक आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर होता है आपको पेन होता है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है ना उसको इफेक्ट करता है गलती से, वो पेन एक्टिव हो जाता है वहाँ पर। जितना ज़्यादा पेन होगा तो क्रिकेटर्स में क्रैम्प क्यों जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है। जब भी हमको भागना दौड़ना पड़ता है और हमको एनर्जी की ज़रूरत है क्विकली, ठीक है, जब भी आप भाग रहे हो दौड़ रहे हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है क्विकली। आपको क्विकली आप सांस तो नहीं बढ़ा सकते, कितनी सांस आप बढ़ा लोगे, ठीक है, एक लिमिट है आपकी कि आप इतना ऑक्सीजन ले सकते हो, इतना आप एयर अंदर ले सकते हो और इतना आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो आपको एनर्जी बनानी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी के बिना आपको करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो और फिर आप क्या करते हो, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हो चीज़ों को। तो आपका जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड में आपको एकदम से एनर्जी तो मिल जाती है, बट वो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन क्या होता है, वो आपको पेन देता है। ठीक है, इसलिए आप लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होगा, जिसमें भी आपके 4 ऑप्शन में आपको लैक्टिक एसिड दिया जाएगा, आपको वो वाला टिक करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन देख लिए यहाँ पर। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन देख लिए, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज नॉन कन्वर्जन, और कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन था नंबर डी सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वाटर इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है, स्टोमेटा एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। ठीक है, स्टोमेटा कुछ नहीं होता है। स्टोमेटा बेसिकली एक होल है जिसको गार्ड सेल कवर करे होते हैं, इस तरीके के बीन शेप होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ठीक है, ये कवर करे होते हैं, एक होल है बेसिकली, मतलब गैप है एक तरीके से जहाँ पे बस एयर जाता है। तो गैप एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स, और एक गार्ड सेल में गैप कैसे कवर होता है, बेसिकली इसके वाटर के ट्रांसपोर्ट से। पानी अंदर और बाहर होता है और उसी से वो खुलता और बंद होता है बेसिकली। ठीक है, वाटर ही इनको शेप करता है, तो एयर अंदर जाता है, वाटर ही इनको शेप करता है, एयर बाहर आता है। ठीक है, सेम चीज है। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही वाला ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा, वाटर इन गार्ड सेल्स। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे सीधे सीधे। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो आपका। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct option. आपकी जो स्टोमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, HCl। ठीक है, आपको मालूम है, और वो खाने के लिए इंपॉर्टेंट है ना, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है और वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी बॉडी में रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, आपकी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करता है, आपकी बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो वो आपके स्टोमक की लाइनिंग को, इनर लाइनिंग्स को क्या है, वो बचा करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। तो मैं 4 ऑप्शन आपको चूज करने हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। पेप्सिन है क्या सर, नहीं, पेप्सिन तो अलग काम करता है। सर सलाइवा अमाइलेज है क्या, सर ये भी नहीं है, ये अलग काम करता है। बाइल है क्या, सर ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सर म्यूकस। जो आपकी बॉडी, जो आपके इनर लाइनिंग में जो म्यूकस सेक्रेट होता है वो ही आपको बेसिकली बचा के रखता है। ठीक है, बचा के रखता है वो म्यूकस। ठीक है, ये है आपके कुछ छोटे छोटे MCQ टाइप क्वेश्चन एग्जाम्पल आंसर। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, किस तरीके से आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आंसर कर